Assalamu alaikum students, welcome to the 28th lecture of software design and architecture. We have almost come to the conclusion of this course. अब हमारे बस कुछ ही lectures रह गए हैं before we come to the end of this course. तो I do hope कि इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हों, because इसको जो मकसद हमारा ये था वो यही था कि एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप सबके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम इतने एलाबरेटली आपको डिफाइन कर लें कि दे हेल्प यू इन डिज़ाइनिंग बेटर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स. तो अभी हमने प्रीवियसली पूरे इस सेमेस्टर में पूरे अपने कोर्स में हमने ये किया कि आर्किटेक्चर की डिटेल्स देखी, इसके पैटर्न्स पढ़े, फिर अपने यूएमएल में देखे कि अपने डिज़ाइन के क्या पैटर्न्स हैं, क्या डिज़ाइन के क्या डायग्राम्स हैं, ग्राफिकल नोटेशंस हैं, और फिर अब हम ये कवर कर रहे हैं कि हमारे डिज़ाइन के पैटर्न्स कौन कौन से. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था अपने डिज़ाइन पैटर्न्स के साथ. हमने उसमें ये देखा डिज़ाइन पैटर्न्स क्या हैं, एक्चुअली पैटर्न्स क्या हैं. तो पैटर्न्स की जब हम डिटेल देख रहे थे तो उसमें हमने ये देखा कि जब ये दिस आइडिया ऑफ पैटर्न स्टार्टेड फ्रॉम बिल्डिंग्स एक्चुअली. ठीक है, बिल्डिंग्स के टाइम पे ये आइडिया स्टार्ट हुआ था कि बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड विद सम पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल इंफॉर्मेशन इन देम. एक स्पेशल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पे जो जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो एक ही तर्ज की बनती हैं. ठीक है, एक ही आर्किटेक्चरल स्टाइल की बनती हैं. जब भी आपको उस तरह की कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होगी तो उसका पैटर्न या उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो सिमिलर ही क्रिएट होगा, इवन दो कि शायद कोई माइनर डिटेल्स जो हैं वो चेंज हो जाएं, लेकिन जो मेजर उसके एस्पेक्ट्स हैं दैट वुड रिमेन द सेम. ठीक, तो उस आइडिया से फ्लोट हुई थी ये बात कि कुछ बिल्डिंग के पैटर्न्स एस्थेटिकली प्लीजिंग हैं, दे आर मोर एफिशिएंट इन दी अदर्स, और वहीं से वो पैटर्न्स की इंफॉर्मेशन जो है फिर हमने बाकी डोमेन्स के अंदर भी एम्प्लॉय कर ली. जैसे हमने मशीन्स के अंदर एम्प्लॉय कर ली या हार्डवेयर डोमेन्स में कर ली, इसी तरह हमने सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर ली. और सॉफ्टवेयर में हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं जिनमें हमने ये पैटर्न्स का आइडिया अप्लाई किया. और ये कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो डिज़ाइन के एस्पेक्ट्स या डिटेल डिज़ाइन वाले पैटर्न्स, और एक आर्किटेक्चर के एस्पेक्ट्स या आर्किटेक्चरल पैटर्न्स. ठीक है, तो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हमारे पास जो हैं सॉफ्टवेयर लेवल की या सिस्टम लेवल की जो है एंटिटीज़ उनको लेके क्रिएट किए जाते हैं. तो सिस्टम लेवल एंटिटीज़ हैं, लार्ज एंटिटीज़ हैं, और उनके आपस के कनेक्शंस जो हैं वो बनाता है, और उन कनेक्शंस की बेसिस पे जो जो कंस्ट्रेंट्स डिफाइन होने होते हैं वो हमें बताते हैं. दोज आर द थिंग्स वी फाइंड आउट थ्रू द आर्किटेक्चरल पैटर्न्स, एंड देन वी हैव द डिटेल्ड डिज़ाइन पैटर्न्स. डिटेल्ड डिज़ाइन पैटर्न्स क्या है, अब काम ये भी वही कर रहे हैं कि ये हमें सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कॉमन प्रॉब्लम्स के. ठीक है, जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो एक डोमेन में बारहा अकर होते हैं, जो जब भी आप उस डोमेन के साथ कोई भी सोल्यूशन बना रहे होंगे, कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, तो इट इज़ प्रीटी कॉमन फॉर यू टू स्टम्बल अपॉन समथिंग प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन लुक्ड इनटू बाय अ लॉट ऑफ अदर पीपल. ठीक है, तो एक बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है कि एक डोमेन के अंदर सॉफ्टवेयर बनाते हुए आप किसी एक ऐसी प्रॉब्लम आपको अक्कर हो गई है जो आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों को अक्कर हुई थी सिमिलर डोमेन में सिमिलर काम करते हुए. ठीक है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि जो सोल्यूशन अगर किसी ने पहले बना के बता दिया हुआ है, ठीक है, वही वाला सोल्यूशन बता दिया हुआ है, नॉन सोल्यूशन है, ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन है, हमें उसके बेनिफिट्स पता है, हमें उसकी लिमिटेशंस पता है, तो वही सोल्यूशन हम भी अप्लाई कर लें. ठीक है, हम सिमिलर सोल्यूशन जो है वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी अप्लाई कर लें. फ़ायदा क्या होगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है, वी ऑलरेडी नो दैट इट वर्क्स, तो हमारी रिसोर्स, हमारा टाइम जो है, हमारी एफर्ट जो है वो सब्सटैंशियली डिक्रीज हो जाएगी. अब हमें ज़ीरो से हर चीज़ नहीं शुरू करनी पड़ेगी, बल्कि कुछ आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए हैं, और उन आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड करके हमें फर्दर चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी. अब ये जो आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं हमें, ये सिर्फ बेसिक लेवल के दिए हुए हैं. ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हमें नहीं प्रोवाइड करते, ये हमें सॉफ्टवेयर की बड़ी जेनेरिक सी पिक्चर हमें प्रोवाइड करते हैं. इवन तो कि क्लासेस की टर्म्स में ही बात हो रही है, और क्लास एक्चुअली डिटेल को ही रिप्रेजेंट करता है, इवन तो कि क्लासेस की टर्म्स में बात हो रही है, लेकिन अगेन वो बहुत सारी जो है डिटेल्स वो हम
सोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से सोल्यूशन के पर्सपेक्टिव के लिए छोड़ दिए हैं कि वो जब आप एक पर्टिकुलर सोल्यूशन क्रिएट करते हैं आप उसके साथ ही करते हैं, ठीक है, वो पैटर्न के साथ आपको बनी बनाई नहीं मिलती, ठीक है। तो ये सोल्यूशन का आइडिया दे रहा है, ये बना बनाया पूरा कंप्लीट इन इटसेल्फ सोल्यूशन नहीं दे रहा, ठीक है। उस सोल्यूशन के आइडिया की बेसिस पे बाकी सोल्यूशन आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, पैटर्न्स वंस क्रिएटेड नीड टू बी पब्लिश्ड। पैटर्न एक बार जब आप बना लेते हैं तो उस पैटर्न को हम पब्लिश करते हैं। पब्लिश करते हैं तो वो पब्लिक यूज के लिए, जनरल यूज के लिए अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब पैटर्न को पब्लिश करने के जो है वो 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अगर पैटर्न को पब्लिश करना है तो पहले तो पैटर्न का नाम बताएं, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि ऑब्जर्वर पैटर्न है तो ऑब्जर्वर उसका नाम है। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन दें कि ये पैटर्न जो है वो मतलब इस पैटर्न में हम क्या आपको डिटेल्स बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे। प्रॉब्लम सोल्यूशन दें, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन के साथ भी कभी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम एरियाज जिसके लिए चाहिए। जैसे ऑब्जर्वर के केस में ये था कि अगर हम जो है वो व्यू को सेपरेट करना चाह रहे हैं एक्चुअल सब्सटेंस से, तो हम फिर ये कर सकते हैं कि हम ऑब्जर्वर पैटर्न लगा सकते हैं, ठीक है। डीकपलिंग कर रहे हैं हम अपने सब्सटेंस की या अपनी जो है सब्जेक्ट की और उसके व्यू की, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट एक जगह पे इंडिपेंडेंटली पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो है हम मल्टीपल व्यूज क्रिएट कर सकते हैं और हर सब्जेक्ट के चेंज के साथ व्यू के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग या डिस्प्ले के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस जो है वो अकर हो रहे हैं। एवरी टाइम अ चेंज अकर्स इन द सब्जेक्ट, अ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज अकर्स इन द व्यू और द डिस्प्ले, ठीक है। तो दैट्स ये ऑब्जर्वर की बात थी। फिर हमने अब प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन तो हमने दे दी, उसके बाद हमने क्या किया कि सोल्यूशन की डिस्क्रिप्शन उसको प्रोवाइड की, ठीक है। ऑब्जर्वर मैंने तुम्हें कह दिया कि लगा दो। अच्छा, लगाओगे कैसे? ऐसे करो कि 2 एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना लो, एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जर्वर की बना लो, एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट की बना लो, ठीक है। अच्छा, इन क्लासेस के साथ 2 कॉन्क्रीट क्लासेस और बना लो, एक कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर की बना लो, एक कॉन्क्रीट जो है वो सब्जेक्ट की बना लो। अच्छा, फिर कॉन्क्रीट जो ऑब्जर्वर की क्लास बनाओगे उसके अंदर जो है ना वो अपडेट वाला फंक्शन डाल देना। अब इस अपडेट वाले फंक्शन के अंदर क्या लिखना है ये हमने नहीं स्पेसिफाई किया, ये वो डिटेल है जो हमने छोड़ दी, ठीक है। अपडेट का फंक्शन आइदर उसके किसी इंटीजर वैल्यू को अपडेट करता है या किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग को अपडेट करता है या अपडेट करता ही नहीं है, या जो भी उसका काम है ये हमारे एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करेगा कि क्या करना है, ठीक है। अगर आप फेसबुक की एप्लीकेशन बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट फर्क होगी, गूगल की बना रहे हैं उसकी फर्क होगी। अगर आप एक छोटी सी अलार्म क्लॉक, सॉफ्टवेयर की अलार्म क्लॉक डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी फर्क होगी। तो ये जो डिफरेंट है, फर्क है, इनकी बेसिस पे डिसाइड होगा कि अपडेट के फंक्शन के साथ जो एक्चुअल चीज है वो अचीव क्या होती है। तो दैट बीइंग सेड, अच्छा अब ये 4-5 एस्पेक्ट्स आप पूरे कर देते हैं तो फिर हम जो है अपने पैटर्न को पब्लिश कर सकते हैं, फिर हम इसको मेक अवेलेबल कर सकते हैं फॉर दी रेस्ट ऑफ द पीपल टू यूज, ठीक है। ये वाला काम मैंने कर दिया। अब हमारे पास जो पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं जो सबसे कॉमन है, ठीक है, हमारे पास इवन दो के पैटर्न्स बहुत सारे लोगों ने दिए हुए, जो हमारे पास सबसे कॉमन है वो गॉफ पैटर्न्स हैं या गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स हैं, ठीक है। गॉफ पैटर्न्स या गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स उस बुक पे बने हुए हैं जो इन 4 ऑथर्स ने लिखी, और उन ऑथर्स की वजह से सिंस देयर वर 4 ऑथर्स तो ये टर्म कॉइन हो गई कि चलो गैंग ऑफ 4 है, 4 पीपल का एक ग्रुप है, ठीक है। इन्होंने एक सेट ऑफ पैटर्न्स क्रिएट करके पब्लिश कर दिए। अच्छा, अब ये सेट ऑफ पैटर्न्स जो है ये 3 बेसिक कैटेगरीज के अंदर डिफाइन हुए हैं। We've got creational patterns, we've got behavioral patterns, and we have the structural patterns, ठीक है। And then these patterns can have 2 scopes. Either they can be class level patterns or they can be object level patterns, ठीक है। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चरल पैटर्न्स है वो किस चीज को हैंडल करते हैं? ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स की कॉम्पोजिशंस को, ठीक है। आइदर क्लास लेवल पे कर लेंगे, थ्रू इनहेरिटेंस कर लेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट लेवल पे कर लेंगे जहाँ रन टाइम पे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपोज होके एक फाइनल ग्रैंड बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं जो हमारी किसी फंक्शनैलिटी को पूरा करने के काम आ रही है, ठीक है। या फिर हमारे पास जो क्रिएशनल पैटर्न्स हैं, क्रिएशनल पैटर्न ऑब्जेक्ट की क्रिएशन से बेस करते हैं, उसके ऊपर बिल्ड किए हुए हमने। क्रिएशनल पैटर्न्स अगेन क्लास लेवल के हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट लेवल के हो सकते हैं। अगर क्लास लेवल का क्रिएशनल पैटर्न है तो वो इनहेरिटेंस के थ्रू कुछ ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की डिटेल्स डिफर कर रहा है सब क्लासेस पे, ठीक है।
तो पेरेंट क्लास कुछ जो है वो कंट्रोल सब क्लासेस को पास करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आइदर अगर 4 या 5 सब क्लासेस उसके साथ एसोसिएटेड हैं तो उन 5 में से कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होना है कौन से टाइम पे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट लेवल क्रिएशनल पैटर्न्स अगेन यही करते हैं कि ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की डिटेल डेफर कर देते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। ओनली ये वाली जो अब के काम है ये हम रन टाइम पे कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्टैटिक कंपाइल टाइम के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं हो रही। और तीसरे हमारे पास थे बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न्स। और बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न्स में क्या हो रहा है कि हम ऑब्जेक्ट्स की बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, उनकी स्टेट की चेंजेस को पढ़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आइदर कॉम्बिनेशन में या इंडिविजुअली कौन सी सर्कमस्टांसेस के अंदर किस तरह से बिहेव कर रहे होंगे, ठीक है, किस सर्कमस्टांस के अंदर किस तरह बिहेव कर रहे होंगे, ताकि सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर जो है वो कैसे डिफाइन हो रहा होगा। अगेन ये क्लास लेवल भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट लेवल भी हो सकते हैं। और अगर ये क्लास लेवल है तो ये इनहेरिटेंस के थ्रू जो है कुछ इस तरह से जो है अपने बिहेवियर डिफाइन कर रहे होंगे कि अगर अल्फा सब क्लास का चाइल्ड बना है तो वो कैसे बिहेव करेगा और बीटा सब क्लास का चाइल्ड बना है तो वो किस तरह से करेगा। और इसी तरह अगर ये रन टाइम पे डिफाइन हो रहे हैं तो डिफरेंट क्लासेस के बिहेवियर को भी हम कंट्रोल करके इस पैटर्न के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हमने क्या करना है कि पैटर्न्स की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो थोड़ा सा हम दोबारा देख लेते हैं और फिर उसके अंदर स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स के रेफरेंस से हम एक पर्टिकुलर पैटर्न अडैप्टर पैटर्न को स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो गॉफ डिज़ाइन पैटर्न्स क्या है? एक तो गॉफ पैटर्न्स क्या है, गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स है, कॉमनली यूज होते हैं। इसके अलावा ग्रास पैटर्न्स भी होते हैं। हमारे स्कोप में हमारे कोर्स में गॉफ पैटर्न्स ही हैं, ठीक है। गॉफ क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 ऑथर्स ने मिलकर एक किताब बनाई थी और उस किताब के अंदर उन्होंने ये पैटर्न्स दिए हुए हैं, तो इस वजह से उनके नाम की वजह से ये चीज़ मशहूर हो गई है जो गैंग ऑफ 4 के डिज़ाइन पैटर्न्स है। क्या है हाउ टू बेस्ट से कि गॉफ पैटर्न्स क्या है? दीज आर डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो एक दूसरे के रेफरेंस से कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। एंड क्लासेस दैट आर कस्टमाइज्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस दैट आर कस्टमाइज्ड, जिनको हम किसी हद तक उनके अंदर कोई स्पेशल फंक्शनैलिटी या फीचर डाल रहे हैं, उनको कस्टमाइज कर रहे हैं टू सॉल्व अ जनरल डिजाइन प्रॉब्लम, जो एक डिजाइन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए लेकिन जनरल लेवल पे कुछ डिटेल या स्पेसिफिक्स नहीं डाल रहे इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, कोई एक प्रॉब्लम डोमेन के लिए, ठीक है। एक प्रॉब्लम अकर हो रहा है, उस प्रॉब्लम डोमेन के अंदर एक डिजाइन पैटर्न अप्लाई होता है, ठीक है। उस डिज़ाइन पैटर्न अब वो बताता क्या है, वो इस तरह की क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आपको देता है और उन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को कैसे आपने चेंज करना है, कैसे आपने कस्टमाइज करना है कि वो आपका मकसद पूरा कर रहे हो, ठीक है। उनको कैसे आपने चेंज या कस्टमाइज करना है कि वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आपको इफेक्टिवली प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारा मकसद है यहाँ। और इसके अंदर हमने देखे क्रिएशनल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। क्रिएशनल पैटर्न्स में क्रिएशनल क्लास पैटर्न्स क्या करते हैं? डेफर सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन टू सब क्लासेस, ठीक है। इनहेरिटेंस वाला आइडिया यूज करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कब नहीं होगा वो डिटेल जो है हम डेफर कर देते हैं, रिले कर देते हैं अपनी सब क्लासेस में। क्रिएशनल ऑब्जेक्ट पैटर्न्स क्या करते हैं? डेफर इट टू अनदर ऑब्जेक्ट, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट में। अब इसमें ये वाली स्पेसिफिकेशन नहीं रह गई कि वो चाइल्ड क्लास या पेरेंट क्लास वाले रिलेशनशिप में हो, दे जस्ट डिफर इट टू सम अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्रिएशनल में हमारे पास कौन कौन से थे? हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री थे, बिल्डर था, फैक्ट्री मेथड था, प्रोटोटाइप था, सिंगलटन था, ठीक है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एन interface for creating families of related or dependent objects without specifying their concrete classes, ठीक है। एक ही तरह के जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने हो तो उन ऑब्जेक्ट्स के कॉमन इंटरफेसेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा इंटरफेस क्रिएट कर देता है जो फैमिली ऑफ रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है।
जो आइडिया हमारी रियल फैक्ट्री में होता है ना कि आपके पास एक फैक्ट्री जो है वो एक ही तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना देती है, वही वाला आइडिया हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी डाला है कि जब आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हो, फैमिलीज ऑफ रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करनी हो, तो फिर हम एक ऐसे इंटरफेस क्रिएट कर देंगे और जो हमारा क्लाइंट है जो हमारे सिस्टम से बाहर एग्जिस्ट कर रहा है वो इस इंटरफेस के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करेगा हमारे सिस्टम से, और सिस्टम के अंदर की जो कॉन्क्रीट क्लासेस हैं वो सिस्टम से बाहर विजिबल नहीं होंगी, उनकी कोई स्पेसिफिकेशन सिस्टम से बाहर हमने नहीं दी हुई होगी। फिर बिल्डर डिजाइन पैटर्न है, इसमें क्या होता है, सेपरेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन so that the same construction process can create different representations। ठीक है, अब इस बिल्डर का मकसद क्या है कि आप अलग कर दो, सेपरेट कर दो कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन का मेथड और ऑब्जेक्ट की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, गाड़ी बनानी है तो गाड़ी बनाने के लिए हमेशा आपको एक इंजन लगाना पड़ेगा, इसके मे बी 4 या मे बी 2 उसके दरवाजे लगाने पड़ेंगे, एक उसकी सीट्स लगानी पड़ेंगी, टायर्स लगाने पड़ेंगे। ये इसका कंस्ट्रक्शन का मेथड है कि पुट डोर्स, पुट द इंजन इन और पुट द व्हील्स इन। तो ये 4 स्टेप्स तो आपने करने ही हैं, ठीक है, और फिर इन सारों को कंबाइन करना है, तो ये 4 स्टेप्स तो आपने करने। अब हो सकता है कि इंजन फरारी का हो सकता है इंजन मेहरान का हो, जो इंजन खुद इटसेल्फ है वो तो फर्क हो सकता है, ठीक है, हो सकता है 4 व्हीलर हो सकता है 2 व्हीलर हो, तो फिर उनके जो है इवन उनकी डिटेल फर्क हो गई। ठीक है, 2 दरवाजे हो सकते हैं, 4 दरवाजे हो सकते हैं, दरवाजे इन इटसेल्फ में फर्क हो गए। तो ये वाली जो डिटेल्स हैं इनको कंस्ट्रक्शन से हमने फर्क कर दिया। कंस्ट्रक्शन तो सबके लिए सिमिलर थी, ये दरवाजे डालो, इंजन डालो, टायर डालो और सीटें डालो, चलो जी गाड़ी बन गई। तो व्हाट द बिल्डर डज इट सेपरेट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने अलग कर दी, रिप्रेजेंटेशन हमने अलग कर दी, सो दैट द सेम कंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस। तो अब उसी प्रोसेस से 2 व्हीलर भी बन जाएगी और 2 डोर भी बन जाएगी और उसी प्रोसेस से 4 डोर गाड़ी भी बन जाएगी। Then we have the factory method. What it does is it defines an interface for creating an object, but lets subclasses decide which class to instantiate. ये भी उसी तरह है जैसे हमारे पास abstract factory है, ठीक है, वो abstract interfaces create करता है, ये एक interface create कर रहा है और इसके अंदर लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट का क्रिएटिंग का तरीका। ठीक है, it defines an interface for creating an object। लेकिन कौन सी सब क्लास उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल क्रिएशन में इन्वॉल्व होगी, ये वाली डिटेल्स हमने बाद के लिए स्पेसिफाई कर दी हैं। ठीक है, देन वी हैव द प्रोटोटाइप पैटर्न। प्रोटोटाइप पैटर्न क्या करता है, स्पेसिफाइज द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू create using a prototypical instance and creates new objects by copying this prototype। ठीक है, तो हमारे प्रोटोटाइप इज अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लूप्रिंट, वो आपकी एक शक्ल बना देता है, एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर देता है किसी भी चीज़ की। तो अब हम जब सॉफ्टवेयर के प्रोटोटाइप्स की बात कर रहे हैं तब भी हम यही कर रहे हैं कि इट स्पेसिफाइज द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट। ठीक है, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं वो स्पेसिफाई कर देता है यूजिंग अ प्रोटोटाइपिकल इंस्टेंस। एक प्रोटोटाइप, एक इंस्टेंस बना के, एक सांचा, एक सैंपल बना के बाकी ऑब्जेक्ट्स भी इस तरह के क्रिएट करने हैं एंड क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स बाय कॉपीइंग दिस प्रोटोटाइप। उसी सांचे को फिर आप दोबारा कॉपी करते रहें तो आपके पास जो है वो नए ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे और उसके अंदर जो थोड़ी बहुत और डिटेल आपने ऐड करनी है वो हम डेफिनेटली बाद में ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास सिंगलटन क्रिएशनल पैटर्न्स हैं। सिंगलटन पैटर्न्स क्या करते हैं, इंश्योर अ क्लास ओनली हैज 1 इंस्टेंस। ठीक है, इसमें ज़रूरी बात क्या है कि एक क्लास का, जिस मर्जी क्लास की बात हो रही हो, उसका खाली एक इंस्टेंस हो या उसका खाली एक ही ऑब्जेक्ट हो एंड प्रोवाइड अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट। ठीक है, तो जब किसी क्लाइंट ने, किसी ने भी बाहर से इस क्लास को एक्सेस करना है तो वो इसी एक इंस्टेंस से या उसी एक ऑब्जेक्ट से इस क्लास को एक्सेस करेगा, इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकेगा। ठीक, देन वी हैव स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल्स में भी अगेन क्लास पैटर्न्स होते हैं और हमारे पास ऑब्जेक्ट पैटर्न्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरल में क्लास पैटर्न्स क्या करते हैं, दे यूज इनहेरिटेंस टू
कंपोज क्लासेस, ठीक है। ये इनहेरिटेंस इस्तेमाल करके क्लासेस को कंपोज कर सकते हैं और क्लासेस की कॉम्पोजिशंस के साथ जो है वो फिर फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट पैटर्न्स, और ऑब्जेक्ट पैटर्न्स ने क्या करना है, दे हैव टू डिस्क्राइब वेज टू असेंबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से उनकी असेंबली डिफाइन करनी है कि अगेन जो है ऑब्जेक्ट की डिफरेंट असेंबली से ऑब्जेक्ट की डिफरेंट बिहेवियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स मिला के हमने कोई बड़ा एक इस तरह का कर लिया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है जो उन सारे छोटे ऑब्जेक्ट्स वाले काम कर रहा था, ठीक है। तो उससे अगेन हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अचीव कर सकते हैं। अब एक स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में हमारे पास क्या था, अडाप्टर पैटर्न था, ब्रिज था, कंपोजिट, डेकोरेटर, फैकेड, फ्लाईवेट एंड प्रॉक्सी, ठीक है। Adapter pattern क्या करता है, converts an interface of a class into another interface clients expect, ठीक है। आपके पास दो सॉफ्टवेयर हैं या आपके पास दो सिस्टम्स हैं और ये दो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि इनके इंटरफेसेस डिफरेंट है, ठीक है। आपको याद हो कि हमारे सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, इवन यूजर्स के साथ कम्युनिकेशन थ्रू इंटरफेसेस होती है। तो अगर आपके इंटरफेसेस इस तरह के डिफाइन हुए हैं कि वो इंटरफेसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सिमिलर नहीं है, एक दूसरे को रीड नहीं कर रहा है, तो हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तो इन केसेस में अडाप्टर आता है, अडाप्टर यूज होता है और वो क्या करता है कि एक तीसरा ऐसा इंटरफेस बना देता है जो इसको भी रीड कर सकता है और इसको भी रीड कर सकता है, ठीक है। तो फिर हमारे जो हम कंपोनेंट्स हैं उनकी ओवरऑल आपस की इंटरेक्शन कंप्लीट हो जाती है। Then we've got the bridge pattern. Bridge pattern क्या करता है, it decouples an abstraction from its implementation so that the two can vary independently, ठीक है। अब bridge pattern ने भी ये किया कि आपकी implementation details एक जगह पे place कर ली और उसकी जो है abstract जो उसका इंटरफेस है वो किसी और जगह पे प्लेस कर लिया, ठीक है। और ब्रिज इन दोनों को बीच में कनेक्ट कर देता है। इससे फायदा ये होगा कि अगर इंटरफेस चेंज हो जाता है तो डायरेक्टली हमारी जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाती है तो वो एब्स्ट्रैक्शन में हमारी हर चीज को चेंज नहीं करता। तो अब एक डीकपलिंग अचीव हो गई है इससे, जो हमारी इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करेगा। देन वी हैव द कंपोजिट पैटर्न। कंपोजिट पैटर्न क्या करता है, कंपोज ऑब्जेक्ट्स इनटू ट्री स्ट्रक्चर्स टू रिप्रेजेंट पार्ट होल हायरार्कीज, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स उठाओ और ऐसे ट्री स्ट्रक्चर्स के अंदर कर दो कि आपकी वो जो पार्ट होल रिलेशनशिप्स हैं हम वो डिफाइन कर सकें। कंपोजिट लेट्स क्लाइंट ट्रीट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एंड कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो अब हमने जो ट्री स्ट्रक्चर वाली हायरार्की थी वो बना ली है, जैसे हम इनहेरिटेंस के अंदर बनाते हैं, और उससे अब ये पता चल जाएगा कि दिस इज कंपोज्ड ऑफ दिस एंड दिस इज कंपोज्ड ऑफ दैट। Then we have the decorator pattern. Decorator pattern क्या करता है कि attaches additional responsibilities to an object dynamically, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट था जो खाली एक ही फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। एडेड फंक्शनैलिटी चाहिए, हमने इसके साथ एक और ऑब्जेक्ट अटैच कर दिए। तो अब इस ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी और इस ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी मिला के जो है एक कंप्लीट सेट बन रहा है, और इसमें चाहिए तो एक और कर लें और इसमें चाहिए तो एक और कर लें, ठीक है। तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है उनको कंपोज करता जाता है, अटैच करता जाता है एक दूसरे के साथ, ताकि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या एडिशनल बिहेवियर्स जो है हमारे पास वो डिफाइन हो जाए, ठीक है। देन वी हैव द फैकेड पैटर्न, ठीक है। कुछ प्रोनाउंसिएशंस में इसको फसाद पैटर्न भी कहते हैं, वरना इसको फैकेड पैटर्न भी करता है, और ये एक आपको फैकेड या इल्यूजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड इंटरफेस टू अ सेट ऑफ इंटरफेसेस, जहाँ पे आपके पास एक्चुअली 4 सब सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये उन 4 सब सिस्टम्स को एक सेंट्रल शक्ल, एक सेंट्रल पॉइंट प्रोवाइड कर देता जिसके साथ ये कनेक्टेड है। तो अब बाहर से अगर आप देखें तो आपको ऐसे लगता है जैसे एक ही सिस्टम है, ठीक है, आपको सब सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये जो ये इल्यूजन है सिंगल सब सिस्टम की या इजियर सब सिस्टम की, इसकी प्रोविजन फैकेड का काम है। Then we've got the flyweight pattern. Flyweight use sharing to support large number of fine-grained objects efficiently, ठीक है। अगेन इसमें भी है कि आपके पास छोटे छोटे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपकी शेयरिंग कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रहे हैं, काम डिवाइड कर रहे हैं, टू सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ एफिशिएंसी अचीव करने के लिए, ठीक है।
प्रॉक्सी क्या करता है? प्रोवाइड्स अ सरोगेट और प्लेस होल्डर। ठीक है, आपने नेटवर्क के साथ तो प्रॉक्सी सुननी होगी। ठीक है, नेटवर्क के साथ, बल्कि सबसे कॉमन एग्जांपल तो यूट्यूब वाली होगी कि जब से पाकिस्तान में यूट्यूब हमने बैन कर दिया तो मोस्ट यूजर्स जो हैं वो प्रॉक्सी के थ्रू यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उस प्रॉक्सी से फायदा क्या होता है कि इवन दो कि आप एक्चुअल में पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन आप सर्वर को जो है ये इल्यूजन दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं, तो पाकिस्तान से बाहर कहीं हैं, तो वो और उसकी वजह से जो सर्विसेज हैं वो आपको प्रोवाइड होने शुरू हो जाती है, यूट्यूब खुल जाता है। ठीक है, तो प्रॉक्सी यही करता है कि एक सरोगेट प्रोवाइड कर देता है, ऑल्टरनेट या एक प्लेस होल्डर प्रोवाइड कर देता है किसी और ऑब्जेक्ट के लिए, क्यों? टू कंट्रोल दी एक्सेस टू इट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो वहाँ नहीं है उसकी इल्यूजन नजर आती है, उसका एक ख्याल नजर आता है, उसकी एक प्रॉक्सी ये है कि आपको ऐसे लगता है कि ये ऑब्जेक्ट है, जबकि वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट असल ऑब्जेक्ट नहीं होता, असल ऑब्जेक्ट पीछे कहीं होता है। Then what we have the behavioral patterns। ठीक है, behavioral patterns कौन से थे? जो डायनामिकली ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरैक्ट करेंगे, अगर कुछ स्टेट चेंजेस होंगी तो क्या होंगी, स्टेट चेंजेस का इफेक्ट क्या क्या करता है। ठीक है, अब बिहेवियरल क्लास पैटर्न्स में क्या होता है? इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम फ्लो ऑफ कंट्रोल डिफाइन कर सकते हैं, एल्गोरिथम्स डिफाइन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट पैटर्न्स में क्या होता है कि हम ये डिफाइन करते हैं कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे कोऑपरेट करेगा जो ऐसी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो अलग से परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो काम अलग से नहीं कर सकता, उस काम को पूरा करने के लिए हम उसके साथ हेल्पर और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे ला सकते हैं ताकि वो सारे मिलके जो है एक बड़ा सा काम परफॉर्म कर सकें। अब बिहेवियरल पैटर्न्स में हमारे पास है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमांड पैटर्न, इंटरप्रेटर, आइट्रेटर, मीडिएटर, मोमेंटो, ऑब्जर्वर, स्टेट स्ट्रैटेजी, टेम्पलेट एंड विजिटर मेथड्स। ठीक है, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि what this pattern does is it avoids coupling the sender of the request to its receiver by giving more than one object a chance to handle the request। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो पढ़ के आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन डिटेल में देखेंगे इनको। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है कि क्लाइंट और सर्वर्स को, अब ये क्लासेस वाले क्लाइंट्स और सर्वर्स हैं, सिस्टम वाले नहीं है, इनको हार्ड बाइंडिंग में नहीं लेके जाता, रादर ये करता है कि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट पुट करेगा तो कभी ये वाली क्लास सर्विस प्रोवाइड कर देगी, कभी ये वाली क्लास सर्विस प्रोवाइड कर देगी, कभी ये वाली क्लास सर्विस प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, और ये खुद चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ये डिसाइड करता है कि कब इस क्लास ने सर्विस देनी, कब इसने। तो किसी एक सर्वर पे, किसी एक क्लास के ऊपर एक टाइम में बहुत ज्यादा लोड नहीं हो जाए, बहुत ज्यादा काम नहीं हो जाए, पूरी की पूरी सर्विस की प्रोविजन के। ठीक है, देन हमारे पास है कमांड वाला पैटर्न, और ये क्या करता है? इट इनकैप्सुलेट्स अ रिक्वेस्ट एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो रिक्वेस्ट हमें मिलती है एज एन ऑब्जेक्ट हम इनकैप्सुलेट कर देता है, एंड लेट्स यू पैरामीटराइज क्लाइंट्स विद डिफरेंट रिक्वेस्ट, क्यू लॉग और लॉग रिक्वेस्ट एंड सपोर्ट अनडूएबल ऑपरेशंस। ठीक है, तो अब उन रिक्वेस्ट्स के साथ कोई भी आपने अगर पैरामीटर सेट करने हैं, उन रिक्वेस्ट्स को आपने किसी तरह से कस्टमाइज करके आगे प्रोवाइड करना है, तो वो फिर आप इस कमांड वाले पैटर्न के साथ कर सकते हैं। देन वी हैव द इंटरप्रेटर पैटर्न। इंटरप्रेटर पैटर्न क्या करता है कि कोई एक लैंग्वेज दी हुई है, गिवन अ लैंग्वेज, डिफाइन अ रिप्रेजेंटेशन फॉर इट्स ग्रामर along with an interpreter that uses the representation to interpret sentences in that language। कोई एक लैंग्वेज प्रोवाइड हो, जिस मर्जी फॉर्मेट में हो, एक तो लैंग्वेज प्रोवाइड हो, दूसरी उसकी ग्रामर प्रोवाइड हो। ठीक है, तो फिर क्या करेगा इंटरप्रेटर पैटर्न? क्या करेगा कि उस लैंग्वेज के अंदर जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उन सेंटेंसेस को रीड करके उनके मीनिंग्स निकालने की एबिलिटी रखता है। Iterator pattern. Iterator provides a way to access the elements of an aggregate object sequentially without exposing its underlying representation। ठीक है, एक aggregate object जो है, एक जो composite object था, मल्टीपल चीजों से हमने कंपोज करके बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट था, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स, उसके डिफरेंट बिहेवियर्स जो है उनको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, विदाउट एक्सपोजिंग इट्स अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन, ऑल द वाइल
कीपिंग फ्रॉम द यूजर द अंडरलाइंग जो ऑब्जेक्ट्स की अपनी डिटेल थी जो वो दे रहे हैं, वो सारी की सारी हमने कस्टमर क्लाइंट से हाइड कर ली। मीडिएटर पैटर्न है। मीडिएटर पैटर्न क्या करता है? इट डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट दैट इनकैप्सुलेट्स हाउ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट। ठीक है, ये मल्टीपल आपके पास पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मीडिएटर का काम ये है कि इन सारों के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करा ले। ठीक है, ऑल द वाई ये नहीं बता रहा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरैक्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो अब इससे फायदा क्या हुआ कि इनके बीच की कपलिंग जो है वो कम हो गई। जब ये डायरेक्ट कपलिंग में थे तो इन दोनों के पास एक दूसरे की इंफॉर्मेशन मौजूद थी। अब जब मीडिएटर है तो जो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो मीडिएटर ने करनी है, वो अब ऑब्जेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई। Memento pattern, what it does is, without violating encapsulation, capture and externalize an object's internal state so that object can be restored to this state later. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो करंट स्टेट है, ठीक है, उसको स्टोर कर लो ताकि बाद में अगर कभी ऑब्जेक्ट को रीसेट करना पड़े तो इस स्टेट पे कर लो। जैसे ऐसे ही है जैसे विंडोज़ के अंदर हम लोग बनाते होते हैं क्या उसको कहते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट्स, हम उसको बनाते हैं रिस्टोर पॉइंट्स। विंडोज़ के अंदर हम रिस्टोर पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, और अगर इन केस हमारी विंडो के अंदर कोई वायरस आ जाता है, कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो हम विंडो को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस रिस्टोर पॉइंट से क्या होता है कि जो विंडो की करंट स्टेट है ना, अभी जो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी करंट स्टेट है वो डिस्क पे कहीं स्टोर हो जाती है। और इन केस कि अगर बाहर से कोई अनवांटेड चीज आ जाती है, कोई वायरस आ जाता है, कुछ और आ जाता है, तो वो वाली स्टेट हम सिस्टम से रीड करके दोबारा इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मोमेंटो वाला जो हमारे पास है पैटर्न, उसके भी आइडिया यही है कि कैप्चर एंड एक्सटर्नलाइज एन ऑब्जेक्ट्स इंटरनल स्टेट। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं कैप्चर कर लें, स्टोर कर लें, सो दैट द ऑब्जेक्ट कैन बी रिस्टोर्ड टू द स्टेट लेटर। बाद में जरूरत पड़ने पे हम ऑब्जेक्ट को इस स्टेट पे रिस्टोर कर लें। देन वी हैव द ऑब्जर्वर पैटर्न। इसको हमने थोड़ा सा एग्जांपल इसकी अपनी पहले भी देखी थी। ऑब्जर्वर पैटर्न क्या करता है कि डिफाइंस अ वन टू मेनी डिपेंडेंसी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स सो दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंजेस स्टेट ऑल डिपेंडेंट्स आर नोटिफाइड। ठीक है, आपके पास एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है जो हमारी सेंट्रल कमांड है, और उसके साथ लिंक्ड बहुत सारे डिफरेंट अदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एज सून एज कि हमारी सेंट्रल कमांड में कोई चीज़ अपडेट होती है तो उससे जितने लिंक्ड हमारे क्लाइंट्स हैं या दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी अपनी स्टेट को एफिशिएंटली इफेक्टिवली चेंज कर लेते हैं। देन वी हैव द स्टेट पैटर्न। इट स्टेट पैटर्न अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू ऑल्टर इट्स बिहेवियर व्हेन इंटरनल स्टेट चेंजेस। दिस ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू चेंज इट्स क्लास। ठीक है, स्टेट पैटर्न क्या करता है कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर चेंज कर देता है। ठीक है, इंटरनल कोई वैल्यूज की बेसिस पे, इंटरनल किसी कंडीशन की बेसिस पे ऑब्जेक्ट किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा वो चेंज हो जाता है। कभी एक इंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, और कभी जो है वो एक एडमिन की तरह काम कर रहा है। अब एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्क थी, उसने सिस्टम की मेंटेनेंस करनी थी। इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्क थी, उसने जो है वो खाली क्लासेस लेनी थी, और क्लासेस की बेसिस पे उसने जो है स्टूडेंट्स के ग्रेड्स क्रिएट करने थे। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरह से एक्ट कर रहा है। ठीक है, इतना डिफरेंट एक्ट कर रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे इसकी किसी ने क्लास ही चेंज कर दी हो। जैसे एक ऑब्जेक्ट इस क्लास से बिलोंग ही नहीं कर रहा है जिस क्लास की तरह वो बिहेव कर रहा है, रादर कोई और क्लास हो। ठीक है, जैसे एडमिन की क्लास अलग एग्जिस्ट करती हो और इंस्ट्रक्टर की अलग एग्जिस्ट करती हो, जबकि असल में इस तरह का है कि एक टीचर की क्लास एग्जिस्ट करती है जिसका कभी रोल इंस्ट्रक्टर वाला होता है और कभी एडमिन वाला होता है। स्ट्रैटेजी पैटर्न में क्या है कि डिफाइन अ फैमिली ऑफ एल्गोरिथम्स, इनकैप्सुलेट ईच वन एंड मेक देम इंटरचेंजेबल। ठीक है, स्ट्रैटेजी लेट्स द एल्गोरिथम वेरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्लाइंट्स दैट यूज इट। आपको अगर आपको फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करना है कि ईयर 2015 और ईयर 1996 के बीच में कितने मंडेज गुजरे हैं, तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है,
अब वो 2-3 तरीके हमने 2-3 एल्गोरिदम्स की तरह से लिखते हैं, और जो हमारा क्लाइंट है वो जब भी ये कहता है कि 95 से 2015 तक मंडेज कैलकुलेट कर दो, तो कभी हम इसको दे सकते हैं, अल्फा तरीका यूज कर सकते हैं, कभी बीटा तरीका यूज कर सकते हैं, कभी चार्ली कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एल्गोरिदम्स हैं वो हमारे पास इंटरचेंजेबल है। टेम्पलेट मेथड क्या करता है, डिफाइन द स्केलेटन ऑफ एन एल्गोरिदम इन एन ऑपरेशन डिफरिंग सम स्टेप्स टू सब क्लासेस। ठीक है, तो एल्गोरिदम का एक खाका बना देता है, स्केलेटन बना दिया, उसका स्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन कुछ डिटेल्स इस तरह की हैं तो सब क्लासेस खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ इस तरह की डिटेल है जो फिल करना क्लास की अपनी जिम्मेदारी है, जहाँ पे हमने एल्गो डिफाइन किया है वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, टेम्पलेट मेथड लेट सब क्लासेस रीडिफाइन स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम विदाउट चेंजिंग द एल्गोरिदम स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका एक एल्गोरिदम के अंदर लिखा हुआ है कि पहले जो है वो सारी की सारी चीजें अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाने के बाद फिर हम ये देख लेंगे कि इसमें से जो ए वाली चीजें हैं उन ए वाली चीजों को हमने रिप्लेस कर देना है किसी और के साथ। तो अब सॉर्टिंग के डिफरेंट मेथड जो होते हैं, अब मैंने अपने मेन एल्गोरिदम के अंदर बस ये लिख दिया कि सॉर्ट करना है, और सॉर्ट आइदर जो है वो इससे करना है, इंसर्शन सॉर्ट से करना है, या सिलेक्शन सॉर्ट से करना है, या किसी और सॉर्ट से करना है, वो सब क्लासेस का अपना काम है, डिसाइड कर लें। ठीक है, देन विजिटर क्या करता है कि रिप्रेजेंट्स एन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, विजिटर लेट्स इट डिफाइन न्यू ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग द क्लासेस of the elements on which it operates। विजिटर कोई एडेड फंक्शनैलिटी डाल देता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डालता है। जो हमारी ओरिजिनल क्लास का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास चेंज नहीं होता। ठीक, ये हमारे कुछ जो बेसिक डिजाइन पैटर्न्स थे जो हमने इनकी 3 क्लासेस पढ़ी थी, क्रिएशनल, बिहेवियरल, ऑब्जर्वर। ये उन पैटर्न्स और उन पैटर्न की क्लासेस और उनके अंदर के कुछ पैटर्न्स की थोड़ी बहुत हमने डिटेल देख ली। जो गॉफ पैटर्न्स हैं उसके अंदर जो जो चीजें हमें दी हुई थी वो हमने स्लाइटली देख ली कि कौन कौन से पैटर्न्स हैं, क्या उनके मीनिंग्स हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे स्टडी करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे इस कोर्स का स्कोप नहीं है। जिस तरह हमने आर्किटेक्चरल में किया था कि हमने कुछ सेलेक्टेड आर्किटेक्चर स्टडी कर लिए थे, इसी तरह डिजाइन में भी हम यही वाला काम करेंगे कि एक सर्टेन सेट ऑफ पैटर्न्स जो है वो हम स्टडी कर लेंगे, एक सेलेक्टेड सेट ऑफ पैटर्न्स जो है वो हम स्टडी कर लेंगे। ठीक, तो आज जो हम स्टोरी बिगिन कर रहे हैं, जो आज हमारे पास ये पैटर्न्स पढ़ने में जो पहली चीज हमारे पास है वो स्ट्रक्चरल पैटर्न्स है। ठीक है, गॉफ स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। अच्छा, अब स्ट्रक्चरल पैटर्न्स इफ यू रिमेम्बर अगेन, आपको एक बार फिर से बता दूं कि स्ट्रक्चरल पैटर्न्स वो थे जो क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स की कॉम्पोजिशंस पे डिपेंडेंट है, कि क्लासेस एक दूसरे की निस्बत से किस तरह से प्लेस हुई हुई हैं और इनकी प्लेसमेंट या इनकी कॉम्पोजिशन की वजह से कौन कौन सी काम है जो ये कर सकते हैं, कौन से काम है जो ये नहीं कर सकते, और फिर कौन से कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, उनके एसोसिएशंस क्या हैं या उनके रिलेशनशिप्स क्या हैं, और उसकी वजह से कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स इनके ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में हमारे पास क्या है, अडाप्टर, फकेड, ब्रिज है, कॉम्पोजिशन है, डेकोरेटर है, फ्लाईवेट है एंड प्रॉक्सी है। तो इसमें से एक हम आज देख लेते हैं कि अडाप्टर पैटर्न क्या है। ठीक है ना, अडाप्टर को अभी थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, आपको याद है कि क्या है अडाप्टर? वो है वे प्रॉब्लम क्या है, मकसद क्या है, हम सोल्यूशन किसका ढूंढ रहे हैं, हाउ टू रिजॉल्व इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस और प्रोवाइड अ स्टेबल इंटरफेस टू सिमिलर कंपोनेंट्स विद डिफरेंट इंटरफेसेस। ठीक, लेगेसी सिस्टम्स का मालूम है आपको? लेगेसी सिस्टम्स इस तरह के सिस्टम्स हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में 20-25 सालों से 30 सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं। पुराने सिस्टम्स हैं, लेगेसी का वर्ड ही उधर से आया, पुराने सिस्टम्स हैं। ठीक है, अब 25-30 साल पहले जो है मे बी सारी की सारी प्रोग्रामिंग सी में हो रही थी या फोर्ट्रॉन में हो रही थी। ठीक है, आजकल जो है वो आइदर जावा चलती है या सी शार्प चलती है या इससे भी ज्यादा नई लैंग्वेजेस चलती हैं, तो उसकी प्रोग्रामिंग फोर्ट्रॉन में हुई है। अब जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जावा के अंदर कर रहे हैं।
मेरा जो लेगेसी सिस्टम बना हुआ है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे डाटा को हैंडल कर रहा है, ठीक है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इतने सालों से ऑपरेशंस हो रहे थे, जो इतने सालों से काम हो रहे थे, उन सारों की इंफॉर्मेशन इसके पास पड़ी हुई है। न सिर्फ पड़ी हुई है, ये उसको मैनिपुलेट भी कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, उसकी यूजेस की बेसिस पे मुझे कुछ रिजल्ट्स दे रहा है। अब मैं इस लेगेसी सिस्टम को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि ये 30-35 साल से चल रहा है, तो 30-35 साल की इंफॉर्मेशन इसके पास है, ठीक है। लेकिन इसको एज एस इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अब मसला ये कि पुराना हो गया है, तो हमें इसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस या अपडेट्स तो लाने पड़ेंगे। अब अगर मैंने इसी को एनहांस करना है, एक और सिस्टम बनाना है, ठीक है, ये भी मेरा सिस्टम है और ये भी मेरा सिस्टम है, एनहांस करना है, इसमें नए फीचर्स डालने हैं, तो जो नए फीचर्स वाला होगा उस सिस्टम को इस सिस्टम के साथ बात तो करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल डाटा, जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सिस्टम के पास पड़ेंगे, जो हमें यहाँ पे चाहिए। अब ये बना हुआ है जावा में, वो बना हुआ है फोर्ट्रॉन में, ठीक है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो इनके बीच में नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ आपको चेंज करना पड़ता है। एक इस तरह की यूटिलिटी आपको या तो इसके फोर्ट्रॉन के अंदर बनानी पड़ेगी या जावा के अंदर बनानी पड़ेगी कि जो कन्वर्जन कर सके, ठीक है, जावा टू फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन टू जावा, या इस तरह की चीजें के जो कन्वर्जन कर सके, ठीक। अब फोर्ट्रॉन का तो मुझे डेवलपर मिलेगा नहीं, तो उसके ये वाला आइडिया तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। जावा के अंदर अभी बना रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जावा के साथ ही डाल दें, ठीक है। लेकिन नुकसान ये है कि अगर मैं एक और फीचर क्रिएट करूंगी तो उसके साथ ये सारी जो है कन्वर्जन वाली यूटिलिटी मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी, जबकि कन्वर्जन वाली तो बात एक ही थी, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशंस में हमने क्या किया कि अब प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास दो एस्पेक्ट्स हैं, दो चीजें हैं, दो सॉफ्टवेयर हैं, और इन सॉफ्टवेयर ने आपस में कम्युनिकेट करना है। एस्टैब्लिश बात तो इन्होंने करनी है, कम्युनिकेशन तो इन्होंने करनी है, कुछ डाटा शेयरिंग के लिए दे नीड टू कम्युनिकेट, लेकिन दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट। क्यों? क्योंकि इनके इंटरफेसेस डिफरेंट हैं, ठीक है, इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस हैं। जो वैल्यूज ये प्रोवाइड कर रहा है वो वैल्यूज दूसरा कंपोनेंट रीड नहीं कर सकता, ठीक है। कंपोनेंट ने रीड करनी है लेकिन वो रीड नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास इंटरफेसेस इनकम्पैटिबल हैं, ठीक है। तो फिर ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, अडॉप्टर पैटर्न लगाते हैं। अडॉप्टर चेंजेस द इंटरफेस ऑफ द आउटलेट टू व्हाट यू एक्सपेक्ट। ये अब घरों में इस तरह होता है ना, बल्कि आप अगर होटल्स में गए हो या कभी बाहर गए हो तो ये और भी ज्यादा कॉमन होता है कि आपके पास स्विच, जो वॉल आउटलेट है वो किसी और तरह का लगा होता है। जो हमारे पास अपनी खरीद के लाए हैं अपनी इस्त्री या फ्रिज, वो किसी और तरह के स्विच पे बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे वो 3 पिन वाला लगा हुआ है, हमारे पास जो है वो 2 पिन वाला कनेक्टर है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि इस 2 पिन वाले कनेक्टर को किसी तरह 3 पिन वाले सॉकेट के अंदर डालना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं कि हम एक बीच में टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं जो हमारी ये 2 पिन वाले को कन्वर्ट कर देता है 3 पिन के अंदर, ठीक है। तो अब ये एक स्टैंडर्ड एसी प्लग है 2 पिन वाला, हमने बीच में एक अडाप्टर लगाया। अडाप्टर जो इनपुट लेता है वो ये 2 पिन वाली इनपुट लेता है, जो अडाप्टर आउटपुट देता है वो 3 पिन वाली लेता है, ठीक है। यहाँ 3 पिन में से वो रिसीव कर लेगा करंट, उस करंट को शिफ्ट कर देगा 2 पिन के ऊपर और फिर वो 2 पिन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। तो अब क्या मसला रह गया कि ये भी आपको चेंज नहीं करना पड़ा, ये भी अभी तक 2 पिन ही है, उसके साथ कोई नई मतलब इसकी शक्ल चेंज नहीं हुई, स्टिल 2 पिन है। और जो हमारा वॉल आउटलेट था वो भी अगेन 3 पिन है, उसमें भी कुछ मॉडिफाई नहीं हुआ, उसमें भी कोई चीज चेंज नहीं हुई। जो एक्स्ट्रा चीज हमारे पास लग गई वो अडाप्टर वाली लग गई, ठीक है। अडाप्टर इसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है और अडाप्टर इसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। अब अडाप्टर हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, एक कंपनी का दूसरी कंपनी का ले सकते हैं, इसके ऊपर के चेंजेस हमारे ओरिजिनल चीजों को चेंज नहीं करेंगे। तो वो हमारा मकसद था कि जो हमारी ओरिजिनल चीजें वो किसी तरह चेंज ना हो।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अडॉप्टर्स प्ले द सेम रोल एज देयर रियल वर्ल्ड काउंटरपार्ट्स। ठीक है, तो क्लासेस के साथ जब हम अडॉप्टर्स क्रिएट करते हैं तो उनसे भी हम यही चीज़ अचीव कर रहे होते हैं जो हम ये रियल वर्ल्ड के अडॉप्टर्स के साथ करते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनके कम्युनिकेशन इंटरफेसेस डिफरेंट है, लेकिन इन्होंने कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, कम्युनिकेशन इंटरफेसेस डिफरेंट है तो हम किसी तरह उनको ऐसे चेंज कर रहे हैं, ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ सक्सेसफुली जो है वो डाटा शेयरिंग, डाटा पासिंग, मैसेज पासिंग कर सकें। They take an interface and adapt it to one that the client is expecting। ठीक है, एक इंटरफेस उनकी इनपुट के तौर पे रिसीव होता है और फिर वो खुद उसको चेंज करते हैं। उसके ऊपर कोई हमने मतलब बीच में अडाप्टर सेट किया है तो वो एक तरफ से लेता है, उसकी कन्वर्जन करता है और उस कन्वर्जन के बाद उसको एक ऐसी शक्ल में बना चेंज कर देता है, ले जाता है कि जो क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है। हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसका आउटपुट, उसकी जो टॉकिंग इंटरफेस है ट्रायंगुलर शेप का है जिसके साथ हमने कम्युनिकेट करना था। ठीक है, मैंने कोई कंपोनेंट खरीद लिया, मैंने सॉफ्टवेयर पूरे का पूरा खुद नहीं बनाया। जो वेदर की मुझे एप्लीकेशन चाहिए थी, वेदर की एप्लीकेशन के लिए मैंने कंपोनेंट ले लिया। जो अब कंपोनेंट ले लिया है, कंपोनेंट का अब जो टॉकिंग इंटरफेस है वो सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, और जो मेरा सिस्टम है उसकी टॉकिंग इंटरफेस एक ट्रायंगल की फॉर्म में। अब ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ठीक है, देयर इंटरफेसेस डू नॉट मैच विद द वन योर रिटन योर कोड अगेंस्ट। तो ये तो नहीं चलेगा। तो फिर हमने क्या किया कि हमने बीच में एक अडॉप्टर क्रिएट कर लिया। इससे जो हमारा कंपोनेंट जो हमने खरीदा था वेदर वाला कंपोनेंट, वो भी नहीं हमें चेंज करना पड़ा और जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन मैंने बना ली थी एग्जिस्टिंग सिस्टम की, वो भी मुझे चेंज नहीं करनी पड़ी। मुझे सिर्फ थोड़ा सा पीस ऑफ कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ा अडॉप्टर के तौर पे। ठीक है, कुछ चीजें, कुछ एक सेट ऑफ कोड, इंडिपेंडेंट सेट ऑफ कोड है, या ओरिजिनल्स को जो है चेंज नहीं कर रहा। इंडिपेंडेंट एक सेट ऑफ कोड है, थोड़ा सा और कोड है जो अब जो है ट्रायंगल वाले से भी कम्युनिकेट कर लेगा और जो हमारे सर्कल वाला है उससे भी कम्युनिकेट कर लेगा। An existing application computes the principal obtained from investing a given amount for a given number of years। ठीक है, एक existing हमारे पास एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी कंप्यूट कर रही है प्रिंसिपल जो मिल रहा है हमें इन्वेस्टिंग से। ठीक है, एंड वी वांट टू यूज दिस फंक्शनैलिटी। In doing so, however, we want to modify our own application as little as possible। अब एक existing application भी है जो ये काम ऑलरेडी कर रही है, मेरी एप्लीकेशन बनी हुई है जिसको ये काम चाहिए। अपनी एप्लीकेशन में चेंज नहीं करना चाहती क्यों? ठीक है, क्योंकि इसमें एक चेंज होगा, मैं एक बार चेंज करूंगी तो मुझे 6-7 और में भी शायद करनी पड़ जाए, तो वो हम चाह रहे हैं कि वो चेंज ना करनी पड़े। But we also want to be able to easily switch to alternate implementations of the required external functionality। लेकिन ये भी है कि जो external functionality जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम उसके साथ भी आराम से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो that's where the adapter comes in कि एक प्रिंसिपल वैल्यू की कंप्यूटेशन के लिए एक लेगेसी सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। एक सिस्टम ऑलरेडी पहले से बना हुआ है कि जो हमें आराम से कंप्यूट करके वैल्यू दे रहा है प्रिंसिपल की। ठीक है, और मेरे पास एक फाइनेंशियल वाली एप्लीकेशन वो है जो मैंने अभी बनाई है, जो कोई ना कोई अमाउंट कैलकुलेट करती है। ठीक है, अमाउंट तो इसके पास भी है और उस वाली अमाउंट के ऊपर ही मैंने प्रिंसिपल की वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो मैंने क्या किया कि अब अपनी एप्लीकेशन और जो चाहिए एप्लीकेशन उनके बीच में एक फाइनेंशियल अडाप्टर क्रिएट कर लिया, या एक अडाप्टर क्रिएट कर लिया जो कि मेरी से डाटा लेके चेंज करके अगली को डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में जो नोट करने वाली बात है, जो याद रखने वाली बात है, वो क्या है कि इनकी आपस के रिलेशनशिप्स क्या है। ठीक है, क्लाइंट हमारा एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो डायरेक्टली हमारी लेगेसी सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। जो आपने नई एप्लीकेशन बनाई है, जो अभी चीज बनाई है, क्लाइंट का इंटरेक्शन उसके साथ है। ठीक है, और क्लाइंट की एप्लीकेशन में से इनहेरिट हो रहा है एक हमारी अडाप्टर वाला। ठीक है, इनहेरिट हो रहा है तो इसका मीनिंग है कि इसके जो जो फंक्शंस थे वो सारे फंक्शंस इसको भी विजिबल या रीडेबल है। ठीक है, और इस इनहेरिटेंस के बाद अब ये दूसरा जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये वाली किस चीज का है?
कॉम्पोजिशन का सिंबल है, इसका मीनिंग है कि फाइनेंशियल अडाप्टर की क्लास जो है वो प्रिंसिपल कंप्यूट वैल्यू वाली प्रिंसिपल वाली क्लास जो है वो उसका ऑब्जेक्ट होल्ड करती है। ठीक है, तो जहां आपके पास फाइनेंशियल वाली क्लास बनी हुई है, इस फाइनेंशियल वाली क्लास के अंदर कहीं प्रिंसिपल की क्लास का एक ऑब्जेक्ट P1 एग्जिस्ट कर रहा होगा, और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम इसका जो है कंप्यूट वैल्यू वाला फंक्शन कॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो वैल्यू हमें रिटर्न होगी उसके ऊपर हम अपना एक फंक्शन चलाएंगे, अमाउंट वाला फंक्शन। ठीक है, और वो कन्वर्ट कर देगा सारी वैल्यू को उस फॉर्मेट में जिसमें हमें चाहिए। और ये वाले अमाउंट वाला फंक्शन आया कहाँ से है? ये हमारे पास फाइनेंशियल से आया। ठीक है, क्योंकि ये इनहेरिटेंस रिलेशनशिप में, तो जो अमाउंट वाला फंक्शन है वो हमारी एप्लीकेशन के इंटरफेस में कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और वो उसकी जो डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो हमारे अडाप्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसकी जेनेरिक वो एग्जाम्पल के रेफरेंस से क्लास डायग्राम थी, ये इसकी जेनेरिक सी क्लास डायग्राम है कि आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एक अडाप्टर क्लास है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट हो रही है। ठीक है, और फिर आपके पास एक रिक्वायर्ड क्लास है, और रिक्वायर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कंपोज हो रहा है अडाप्टर क्लास के अंदर। ठीक है, रिक्वायर्ड क्लास के अंदर वो रिक्वायर्ड मेथड है जो एक्चुअली हमें चाहिए, जिसके ऊपर हमने काम करना है, और जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो उसी रिक्वायर्ड मेथड का अपना नाम दे रही है। ठीक है, वहां पे जैसे हमारे पास था कंप्यूट वैल्यू वाला, लेकिन हमें क्या चाहिए? अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो उसी का फिर अगेन अडाप्टर क्योंकि उसी से इनहेरिट हो रहा है, तो जो हमारे पास इधर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नाम था, फंक्शन था, उसी फंक्शन की डिटेल हमने अडाप्टर क्लास के अंदर दे दी। और क्लाइंट इन द मेनवाइल जो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास या जो हमारी एप्लीकेशन वाली क्लास है उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक, इसी की सीक्वेंस डायग्राम, इस सारी सीक्वेंस डायग्राम में फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, सिर्फ एक चीज नोटिस करें कि क्लाइंट नेम फॉर रिक्वायर्ड मेथड की कॉल पहले तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे गई है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ के कोई एक्टिवेशन बार स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन की डिटेल इस क्लास के पास नहीं है, फंक्शन तो उसके पास है, फंक्शन का नाम तो उसके पास था, एब्स्ट्रैक्ट ही सही लेकिन फंक्शन उसके पास था, लेकिन इसकी डिटेल कहीं इसके पास नहीं थी। इसने ये फौरन ही आगे डिफर कर दिया, ये आगे अडॉप्टर की क्लास को दे दिया, और अडॉप्टर की क्लास ने क्या किया कि अब उसने इस फंक्शन को रन किया, और इस फंक्शन को रन करके जो है फिर आगे फर्दर चेंज जो है वो हमारी फाइनल क्लास के पास चला गया, जो रिक्वायर्ड मेथड था, जो हमारी अडॉप्टिव क्लास थी या जो फाइनल क्लास थी, हमने उसके पास भेज दिया, और फिर फाइनल क्लास से इसी तरह रिजल्ट जो है वो हमारे कॉलिंग क्लाइंट के पास चले जाएंगे। अब पैटर्न्स को जो डिफाइन करने का एक स्पेशल तरीका होता है, हम उसके हिसाब से देख लेते हैं कि अडॉप्टर पैटर्न क्या है, इसके की फीचर्स क्या है, इंटेंट रीजन क्या है। मैच एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट बियॉन्ड योर कंट्रोल टू अ पर्टिकुलर इंटरफेस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसका कोड आपके पास अवेलेबल नहीं है, यू कैन नॉट हैव द कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके इंटरफेस को मैच करने के लिए एक अडॉप्टर पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? द यूजर हैज अ राइट डाटा एंड बिहेवियर बट द रॉन्ग इंटरफेस। ठीक है, वो यूजर सिस्टम के पास जो डाटा और बिहेवियर है, जो फीचर्स हैं, जो डाटा है वो वही है जो आपको चाहिए, तो जो वो काम कर रहा है वो एग्जैक्टली वही है, दैट आई डू रिक्वायर बट द रॉन्ग इंटरफेस। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन का मेथड नहीं है। ठीक है, एक बंदा फारसी बोलता है और एक बंदा अरबी बोलता है, तो जो फ्रेंच बोल रहा है उसको ना तो अरबिक की बात समझ आ रही है ना अरबिक को फ्रेंच की बात समझ आ रही है, लेकिन जो चीज वो अरबी बेच रहा है, जिसकी उसकी शॉप है, फॉर एग्जांपल शॉल्स की शॉप है या वो कार्पेट्स की शॉप है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द फ्रेंचमैन नीड्स। वो उस फ्रांसीसी बंदे को, उस फ्रेंचमैन को वही वाली कार्पेट चाहिए जो वो अरबी बेच रहा है, लेकिन उस अरबी बंदे से बात करने का कोई तरीका इसके पास नहीं है। ठीक है, तो अब ये फिर वो क्या करते हैं, वो एक तीसरे बंदे को ले आते हैं, उस तीसरे बंदे को थोड़ी थोड़ी फ्रेंच आती है और थोड़ी थोड़ी अरबी आती है, फ्रेंच वाले की बात सुन के वो कन्वर्ट कर देता है अरबी में, अरबी को बता देता है, अरबी वाले की बात सुन के जो है वो उसको फ्रेंच में चेंज करके फ्रेंचमैन को बता देता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट एन अडॉप्टर डज, कि काम तो सही है, चाहिए तो वही वाली चीज जो आपकी उस ऑलरेडी क्रिएटेड एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, लेकिन मसला क्या है कि इंटरफेसेस गलत है, कम्युनिकेशन के मेथड्स नहीं है। Typically used when you have to make something a
डेरिवेटिव ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी आर डिफाइनिंग और ऑलरेडी हैव, ठीक है। फिर इसमें इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं कि हमें एक डेरिवेटिव क्लास चाहिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है या एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? एडाप्टर प्रोवाइड्स अ रैपर विद द डिजायर्ड इंटरफेस, ठीक है। तो ये एक इस तरह की चीज बीच के अंदर बना देगा कि आपके दोनों क्लासेस के नॉन कम्युनिकेटिंग जो इंटरफेसेस थे वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो नॉन कम्युनिकेटिंग इंटरफेसेस हैं उनके लिए एक हमने रैपर क्लास क्रिएट कर दी जो अब इनको आपस में कम्युनिकेट करा देगा। पार्टिसिपेंट्स क्या हैं और कोलैबोरेटर्स क्या हैं? पार्टिसिपेंट्स द एडाप्टर adapts the interface of an adaptee to match that of the adapter's target, ठीक है। तो एक तो हमारे पास क्लास बीच में एडाप्टर की क्लास है, ठीक है, और एक हमारे पास एडाप्टी है, ठीक है। और ये एडाप्ट द इंटरफेस कैसे कर रहा है कि इनहेरिटेंस के थ्रू है, इनहेरिट कर रहा है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला कॉन्सेप्ट है। टू मैच दैट ऑफ द एडाप्टर्स टारगेट, ठीक है। और फिर जो एडाप्टर का टारगेट है, जिस क्लाइंट जो रिजल्टिंग सिस्टम है, जो लेगेसी सिस्टम है जिससे हमने कम्युनिकेट करना है, उसके साथ चेंज कर रहा है। दिस अलाउज द क्लाइंट टू यूज द एडाप्टी एज इफ इट वर अ टाइप ऑफ टारगेट, ठीक है। तो अब हमारी एप्लीकेशन इस तरह इस्तेमाल कर सकता है, क्लाइंट हमारी एप्लीकेशन इस तरह इस्तेमाल हो सकती है कि जैसे ओरिजिनल टारगेट या लेगेसी एप्लीकेशन होनी थी, ठीक है। क्लाइंट कम्युनिकेट तो हमारी एप्लीकेशन से कर रहा है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट बिल्कुल इसी तरह से आ रहा है जैसे वो टारगेट वाली क्लास को यूज कर रहा हुआ है। Consequences क्या है? Adapter pattern allows for pre-existing objects to fit into new class structures without being limited by their interfaces, ठीक है। फायदा क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी कम्युनिकेशन करा सकते हैं हम विदाउट बीइंग लिमिटेड टू देयर इंटरफेसेस। जो उनकी इंटरफेस वाली लिमिटेशंस हैं वो हमारे लिए अब एग्जिस्ट नहीं कर रही। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? कंटेन द एग्जिस्टिंग क्लासेस विद इन अनदर क्लास, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं उनको कंटेन कर लें, मतलब उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें किसी दूसरी क्लास के अंदर। हैव द कंटेनिंग क्लास मैच द रिक्वायर्ड इंटरफेस एंड कॉल द मेथड्स ऑफ द कंटेन क्लास, ठीक है। तो अब ये है कि जो कंटेन क्लास है, जो हमारे एडाप्टर है जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, वो दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से बाकी चीज़ों को एक्सेस कर लें, ठीक है। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि डिज़ाइन पैटर्न्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या हैं और उन क्लासिफिकेशंस के पर्सपेक्टिव से हमने ये देखा कि हमारे पास इनकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं। हमारे पास क्रिएशनल पैटर्न्स में कौन कौन से आते हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स में कौन कौन से आते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में कौन कौन से आते हैं। जल्दी से दोबारा डिफाइन कर देती हूँ। हमारे पास बिहेवियरल पैटर्न्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को वन फॉर्म और दी अदर फॉर्म में कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के अगेन क्लास लेवल मेथड्स हैं और उसके ऑब्जेक्ट लेवल मेथड्स हैं। अगर क्लास लेवल मेथड्स हैं तो फिर हम ये काम कर रहे हैं कि हम इनहेरिटेंस के थ्रू जो है हम कुछ डिटेल्स डिफर कर रहे हैं सब क्लासेस पे कि वो ऐड करेंगी और उसकी बेसिस पे होगा। और जो हमारे पे ऑब्जेक्ट लेवल है उसमें हम ये कर रहे हैं कि डायनामिकली रन टाइम पे यूजर प्रोवाइडेड वैल्यू पे कौन से ऑब्जेक्ट्स ने एक्ट करना है, कौन सा ने नहीं करना, वो डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास क्रिएशनल पैटर्न्स हैं जिनका ताल्लुक ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन के साथ है। ऑब्जेक्ट ने कब बनना है, ऑब्जेक्ट ने कैसे बनना है, उससे रिलेटेड है। क्रिएशनल पैटर्न्स में क्लास पैटर्न्स क्या करते हैं, क्लास स्कोप के पैटर्न्स क्या करते हैं कि अगेन इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करके कुछ जो है ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब क्लासेस पे डाल देते हैं कि कौन सी क्लास का, कौन सी सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और कौन सी सब क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो फिर एग्जीक्यूट करके फंक्शनैलिटी देगा। और इसी तरह क्रिएशनल पैटर्न्स रन टाइम पे यूजर प्रोवाइडेड वैल्यू पे भी ये कर सकते हैं। अब इसमें इनहेरिटेंस वाली बात या हायरार्की वाली बात नहीं है, ये किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ड्यूटी असाइन हो सकती है कि वो डिसाइड करेगा कि किस टाइम पे कौन सा दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होना और उस ऑब्जेक्ट ने कैसे जो है वो इस्तेमाल होना, ठीक है। फिर भी हैड दी स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, और स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट की कॉम्पोजिशन से ताल्लुक रखते हैं। ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के रेफरेंस में कैसे पड़े होते हैं, ठीक है, कैसे अरेंज होते हैं और इस अरेंजमेंट की वजह से कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स लगते हैं और कौन से नहीं लगते, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है हमारे पास अगेन क्लास स्कोप के भी हैं और ऑब्जेक्ट स्कोप के भी हैं।
क्लास स्कोप में हमारे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में क्या है कि इनहेरिटेंस के थ्रू हम ये बता देते हैं कि क्लासेस के कौन कौन से दूसरी सब क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट लेवल के हैं उसमें हम ये बता देते हैं कि रन टाइम पे एक ऑब्जेक्ट के साथ कौन कौन से दूसरे ऑब्जेक्ट्स कंपोज किए जा सकते हैं, अटैच किए जा सकते हैं, ताकि हम एक लार्जर ऑब्जेक्ट बना लें जो दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स और वो कोई फंक्शनैलिटी या फीचर को पूरा कर रहे हो। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में फिर हमने आज वी स्टार्टेड ऑफ विद दीज, और इसमें एक चीज जो हमने स्टार्ट में देखी वो थी हमारे एडाप्टर पैटर्न्स, ठीक है। अब एडाप्टर पैटर्न्स क्या करते हैं कि हमारे पास किसी भी एक पुराना सिस्टम जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और हमने उसका कोई भी फीचर जो है अपनी नई एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जो पुराना वाला एग्जिस्ट कर रहा है और जो मैं एप्लीकेशन अभी डेवलप कर रही हूँ ये डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग वाले सिनेरियो में नहीं आते, ठीक है। इनका कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं बनता, ये एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टेक्नोलॉजी फर्क हो सकती है, ठीक है। पुरानी टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी थी, इस वजह से उनके इंटरफेसेस फर्क है, ठीक है। इंटरफेसेस जो है वो क्यों फर्क है? टेक्निक फर्क हो सकती है, एक कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बनी हुई थी, एक कोई स्ट्रक्चर में बनी हुई थी, इसलिए इंटरफेसेस उनके फर्क है, ठीक है। कोई और मेथोडोलॉजी फर्क हो सकती है कि एक एजाइल पे बनी हुई थी, एक पहले बनी हुई थी, इसलिए इनके इंटरफेसेस फर्क है, ठीक है। या सिंपली मतलब ये सारे चीजें सिमिलर है, फिर भी इंटरफेसेस फर्क हो सकते हैं क्योंकि डेवलपिंग टीम्स डिफरेंट है और डेवलपिंग टीम्स ने जेनेरिक करके नहीं इंटरफेसेस बनाए थे, रीयूजेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाए थे। तो अब जो है आपके पास ऐसे इंटरफेस एग्जिस्ट कर रहे हैं जो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे व्हेन दे नीड टू, जरूरत है उन्हें कम्युनिकेशन की, एबिलिटी नहीं है कम्युनिकेशन की। फिर हम क्या करते हैं कि एडाप्टर पैटर्न इस्तेमाल करते हैं और एडाप्टर ये क्या कहता है कि इन दोनों नॉन कम्युनिकेटिंग एंटिटीज के बीच में एक तीसरी चीज डाल दो जो कम्युनिकेट करती किससे करती है? पहले वाले से भी, लेगेसी सिस्टम से भी, और जो आपने अभी एप्लीकेशन बनाई है उससे भी करती है, ठीक है। तो इस जो तीसरी चीज जो अडाप्टर है इसने और कोई काम नहीं करना सिवाय इसके कि जो नॉन कम्युनिकेटिंग इंटरफेसेस हैं उनको चेंज करके उनको एक स्टैंडर्ड पॉइंट पे ले आए, ठीक है। और चेंज से भी मेरी ये मुराद नहीं है कि कोड ही जाके चेंज कर देगा, वो खाली रन टाइम पे उनकी जो भी कन्वर्जन होती है, जो भी वो चाहिए उसका कोड हम इसके अंदर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब ये करता है, इसका फायदा क्या होता है कि लेगेसी सिस्टम भी चेंज नहीं हुआ और जो अभी एप्लीकेशन मैंने बनाई थी वो भी चेंज नहीं हुई और उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन अचीव करनी थी वो भी अचीव हो गई, ठीक है। तो ओरिजिनल एप्लीकेशन स्टे इंटैक्ट वाइल आपने जो तीसरी चीज बना ली उसने कम्युनिकेशन भी अचीव करा ली, ठीक। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एडाप्टर पैटर्न की फर्दर जो है एप्लीकेशंस जरूर रियल लाइफ में देखिएगा, आपको मतलब अब हर बार ही वो अपना सॉकेट देख के याद आएगा कि ये भी एडाप्टर पैटर्न पे डिपेंड करता है। वील लुक मोर इनटू दीज पैटर्न्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू सो मच।